हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। ये कहानी 12 साल की बच्ची एना के जीवन में घटी सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि किसी भी इंसान का कलेजा चीर के रख देती है। इसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि हिटलर कितना नीच और राक्षस था। वो इतना स्वार्थी था कि उसके नज़रों में इंसानों की कोई भी कीमत नहीं थी। उसने धरती को इतना बड़ा जख्म दिया है कि जो कभी भी भर नहीं सकता और उसे कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आप इसे पूरा ज़रूर देखिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम एना फ्रैंक होता है और वो कहती है कि मुझे बड़ा होकर स्केटिंग चैम्पियन, राइटर या एक्टर बनना है। मेरी फ़ोटो हर एक मैगज़ीन में होगी। मुझे दूसरी लड़कियों से अलग बनना है। मैं मॉडर्न वूमन बनना चाहती हूँ। मुझे अलग अलग कंट्रीज़ में घूमना है और मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस भी सीखनी है, क्योंकि मुझे सब कुछ करना है। दरअसल एना एक एक्टिव, होनहार और अपनी ज़िंदगी को खुल के जीने वाली लड़की है। फिर हम एना के फैमिली से मिलते हैं। उसकी फैमिली में उसके पिता ऑटो फ्रैंक, माँ एडिथ फ्रैंक और बहन मार्गोट फ्रैंक है। एना के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो जूस थे। पहले वो जर्मनी में रहा करते थे, पर जब हिटलर पावर में आ गया इसलिए वो जर्मनी को छोड़कर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उन्हें और उनके परिवार को हिटलर से खतरा था। हिटलर जूस लोगों को नफरत करता था और वो हर एक जूस को मार डालना चाहता था। ऑटो फ्रैंक अब फिर से टेंशन में आ गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 को शुरू हुए अब पूरे 3 साल हो चुके थे और इन 3 सालों में हिटलर ने ब्रिटेन को छोड़कर पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले लिया था और इसी वजह से एम्स्टर्डम शहर के हालात भी बहुत बिगड़ गए थे। इसलिए वो हिटलर की नाजी सेना से अपने परिवार को बचाने के लिए उनके लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे। देखते ही देखते एम्स्टर्डम शहर हिटलर के कब्जे में आ गया था और यहाँ पर भी जूस लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। एक दिन एना और उसकी बेस्ट फ्रेंड हना की छोटी बहन को लेकर कहीं पर जा रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पर उनकी दोस्त जैकलिन मिलती है और वो उससे बातें करने लगते हैं। एना और हना जूस है, इसलिए जैकलिन की माँ अपनी बेटी को उन जूस लड़कियों से बात करने के लिए रोकती है और उसे उनसे दूर रहने के लिए कहती है। ये देखकर एना को बहुत हर्ट होता है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ऑटो फ्रैंक उन्हीं की एक मसाले की फैक्ट्री के ऊपर रहने का डिसाइड करते हैं। ये एक 3 मंजिला इमारत होती है और इसमें एक हिडन दरवाज़ा होता है जो बाहर से देखने पर एक बुक शेल्फ के जैसे दिखता था। उसके पीछे एक स्टेयरकेस था जिससे ऊपर के कमरों तक जाया जा सकता था। इसलिए वो अपनी फैक्ट्री के दोस्तों की मदद से वहाँ पर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे थे। फ्रैंक फैमिली के साथ और एक फैमिली वहाँ पर छुप कर रहने वाली थी, जो कि वैन फैमिली थी। वहाँ शिफ्ट होने से पहले एना के पिता ऑटो फ्रैंक ने ये खबर फैला दी थी कि वो और उनका परिवार स्विट्जरलैंड को शिफ्ट करने वाला है। ये उन्होंने इसलिए किया था कि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। इसके बाद ये सब लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। जब इनका पहला ही दिन था तब ऑटो फ्रैंक सबको समझाते हैं कि इस फैक्ट्री के वर्कर्स सुबह 8:30 बजे आते हैं और शाम को 5:30 बजे तक काम करते हैं। इसलिए हम लोगों को हमारे जो भी काम होंगे वो सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद करने होंगे। दिन भर हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते। हम एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर सकते। हमें एक ही जगह पर दिन भर बैठे रहना होगा। हम चल भी नहीं सकते और दिन के समय हम जूते नहीं पहन सकते। हम लोग पानी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, मतलब हम फ्लश भी नहीं कर सकते। दरअसल हम ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकते जिससे आवाज़ हो और किसी को बिल्कुल ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं। और अगर किसी को पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं तो हिटलर की नाज़ी सेना आकर हमें पकड़ लेगी। ये लोग अब ऐसे ही डर कर रहने लगते हैं। एना
जो कि बहुत खुश रहने वाली लड़की थी, वो अब बिल्कुल चुप रहती है। ये चीज़ उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए वो दिन भर किताबें पढ़ा करती है और वो सोचती है कि काश उसकी कोई सहेली उसके साथ होती जिससे वो सारी बातें कर सकती। पर ऐना अपनी दिल की सारी बातें डायरी में लिखती थी, जो डायरी उसके पिता ने उसे गिफ्ट की थी। ऐना एक बहुत ही अच्छी राइटर थी। वैन फैमिली में 3 लोग थे, मिसेस वैन, मिस्टर वैन और उनका बेटा पीटर। पीटर बहुत ही शर्मीला था और वो गुमसुम रहता था। वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि ऑटो फ्रैंक के साथ में काम करने वाले लोग जिन्होंने इन्हें यहाँ छिपने के लिए हेल्प की थी, वो इन लोगों को खाने पीने का और ज़रूरत का सारा सामान पहुँचाते हैं। ऑटो फ्रैंक एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसलिए वो लोग उनकी मदद करते थे। इन लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि एक डेंटिस्ट इन लोगों के साथ रहने आता है और वो इन्हें बताता है कि बाहर के हालात बहुत ही खराब हो गए हैं। हिटलर की नाज़ी सेना आकर जूस लोगों को पकड़कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक जेल नहीं बल्कि नर्क से भी बदतर है। फिर सबको ये भी पता चलता है कि ऐना की फ्रेंड हना और उसके परिवार को पकड़ लिया गया है और उन्हें भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला गया है। ये सुनने के बाद ऐना बहुत दुखी होती है और वो बहुत डर भी जाती है। रात को जब वो सोती है तो उसे हना का सपना आता है, मानो जैसे वो ऐना से मदद मांग रही हो। फिर डर कर ऐना जाग जाती है, इसलिए वो अपने पिता के पास जाती है और उन्हीं के पास सो जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, तब ब्रिटिश आर्मी जर्मनी पर हमला कर देती है और बहुत बमबारी होती है, जिसके कारण ये लोग बहुत डर जाते हैं। ऐना अब बहुत उदास रहने लगी थी, वो बाहर की दुनिया को मिस कर रही थी। फिर धीरे धीरे ऐना और पीटर की दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि वैन फैमिली और फ्रैंक फैमिली में कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं। तब ऐना उन्हें समझाती है और सब लोग फिर से मिलजुल कर रहने लगते हैं। फिर साल आता है 1943। ये सब लोग मिलकर क्रिसमस मनाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इन लोगों को ये भी पता नहीं होता कि इन लोगों को ऐसे ही कितने दिनों तक रहना है। फिर आता है अप्रैल 1944। एक रात ये लोग बहुत दिनों के बाद रेडियो सुन रहे थे और बहुत खुश भी थे। तभी इन्हें पता चलता है कि इनके दरवाजे पे कोई है और ये सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी इनमें से कुछ लोग जाकर देखते हैं कि कौन है। तभी इन्हें पता चलता है कि वो एक चोर है जो कि चोरी के मकसद से वहाँ आया था। तभी वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और वो उस चोर का पीछा करता है और वो यहाँ पर आ जाता है और वो जगह जांचने लगता है और ये सब लोग बहुत डर जाते हैं और पत्थर की मूर्तियों जैसी एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। फिर जब वो पुलिस वाला जाता है तो ये सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ऐना और पीटर की अब धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल रही थी और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते थे। तब इनके पेरेंट्स इनको समझाते हैं कि तुम दोनों इन सब चीज़ों के लिए अब बहुत छोटे हो। इसके बाद ऐना का 15th बर्थडे आता है और ये लोग वहाँ पर पूरे 2 साल से छुपे हुए हैं। एक रात जब ये लोग रेडियो पर न्यूज़ सुन रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि जर्मनी वॉर में हार रही है। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये लोग अब जल्द ही आज़ादी की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, क्योंकि इनके मसाले के फैक्ट्री में काम करने वाली एक लेडी को इन लोगों के बारे में पता चलता है और वो पुलिस को इस बारे में बता देती है और फिर पुलिस इन लोगों को पकड़ने आते हैं। वो सबको जल्द से जल्द अपना सामान बांधने के लिए कहते हैं और वो कुछ सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं और वो ऐना की डायरी को भी वहीं पर फेंक देते हैं।
फिर उन्हें ऑटो फ्रैंक के पास एक डब्बा मिलता है। जब वो पुलिस वाला उसे खोलता है तो उसे पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ऑटो फ्रैंक जर्मनी के तरफ से लड़े थे, तो वो उन्हें सामान बांधने के लिए थोड़ा और वक्त देता है। फिर वो लोग इन लोगों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। इसके बाद ऑटो फ्रैंक की फ्रेंड, जो कि इन्हें इतने दिनों से उन्हें वहाँ पर छिपने के लिए हेल्प कर रही थी, वो ऊपर आती है और वो एना की डायरी को वहाँ से उठाकर सेफली एक ड्रॉवर में रख देती है। और उसे लग रहा था कि जब एना वापस आएगी तो वो उस डायरी को एना को वापस दे देगी। दूसरी तरफ हमें ये दिखाते हैं कि पकड़े हुए सभी लोगों को ये लोग रेलवे स्टेशन लेकर आते हैं। फिर इन्हें रेलवे से नॉर्थ हॉलैंड के वेस्टर्नबॉर्ग ट्रांजिट कंसंट्रेशन कैंप में लेकर जाया जाता है, जहां इनका रजिस्ट्रेशन होने वाला था। तब वहां पर ऑफिसर इन लोगों को क्रिमिनल करार देता है। तब एना के पिता पूछते हैं कि हमारा क्या गुनाह है, तो वो आदमी बोलता है कि यहाँ पर वही होगा जो हम लोग कहेंगे। दरअसल यहाँ पर ह्यूमन राइट जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इन लोगों से इसके बाद बहुत काम कराया जाता है। एना की और 2 लड़कियों से दोस्ती होती है, जो कि बहनें होती है, जिनका नाम जेनी और लिएंटस होता है। फिर एना उस कैंप के स्कूल में जाती है और उन बच्चों को कहानी सुनाती है। एना की वहाँ की टीचर से भी दोस्ती हो जाती है, लेकिन इसके बाद इन लोगों को दूसरे कैंप में लेकर जाया जाता है। लेकिन ये लोग फिर भी दुखी नहीं थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इनकी पूरी फैमिली एक साथ रहेगी। इन लोगों को ट्रेन में बकरियों के जैसे डाला जाता है और 3 दिनों तक इन्हें खाना या पानी नहीं दिया जाता। फिर इन्हें पोलैंड के ऑस्विच बिर्केनाउ कैंप लेकर जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर आदमी और औरतों को अलग से किया जाता है। फिर औरतों को एक जगह ले जाया जाता है और उनके सारे एक्सेसरीज जैसे उनकी घड़ी, चश्मा, रिंग्स उतार लिए जाते हैं और उनके हाथ पर एक नंबर लिखा जाता है। फिर इनके बाल बड़ी ही बुरी तरीके से काटे जाते हैं। फिर ऐसे ही 6 हफ्ते बीत जाते हैं। ये जगह बहुत गंदी थी और बहुत ठंड भी थी वहाँ पर, लेकिन इन लोगों के साथ बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई जाती। इन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता और जो भी दिया जाता है वो भी बहुत कम दिया जाता है। इन सारी वजहों के कारण इन लोगों में इन्फेक्शन बहुत फैल गया था और ठंड से यहाँ पर लोग भी मर रहे थे। एक दिन उस कैंप में जर्मन सोल्जर्स आ जाते हैं और वो इन लोगों में से कुछ लोगों को एक दूसरे कैंप में लेकर जाने वाले थे, जहाँ पर इन लोगों से हथियार बनवाए जाएंगे और इन लोगों को अच्छा खाना भी दिया जाएगा। उन लोगों में एना की माँ और बहन को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन एना 16 साल की होने के कारण उसे सिलेक्ट नहीं किया जाता। एना की माँ और बहन ये फैसला लेती है कि वो एना को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी और वो इतना अच्छा मौका छोड़ती है और एना के पास रुक जाती है। लेकिन किस्मत इनका साथ बिल्कुल भी नहीं देती। बढ़ती ठंड और बीमारी के कारण हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। एना और मार्गोट को भी इन्फेक्शन हो जाता है। फिर उस कैंप में लोगों को देखने के लिए एक डॉक्टर आता है और वो बीमार और इन्फेक्टेड लोगों को अलग कर देता है। उनमें मार्गोट और एना भी थे और उन्हें दूसरे कैंप में लेकर जाया जाता है। जब ये खबर एना की माँ एडिथ को मिसेस वैन से पता चलती है, जब वो खुदाई का काम कर रही थी, तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि उसे ये पता था कि अब वो अपनी बेटियों को फिर से कभी भी नहीं देख पाएगी और वो नीचे गिर जाती है और वो बहुत रोती है। लेकिन वहाँ पर जर्मन सैनिकों के कारण वो अफसोस भी नहीं मना सकती और उसे फिर से काम पर लगना ही पड़ता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि एना, मार्गोट और बाकी के लोगों को जर्मनी के बर्गन-बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप में लेकर जाया जाता है। उस कैंप में इन्हें रहने के लिए कोई पक्की इमारत नहीं होती, वहाँ सिर्फ कपड़े के टेंट लगाए होते हैं। ये माहौल देखकर हमें ये समझ आता है कि ये जानबूझकर इन लोगों ने इनके साथ किया है। इन्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ा गया है, क्योंकि ये लोग बीमार हैं, तो इन लोगों को ठीक करने के बजाय इनका इन्फेक्शन दूसरों को ना लगे, इसलिए इन्हें यहाँ पर लाया गया है। फिर हम देख पाते हैं कि रात को बहुत तूफान आता है और जिसकी वजह से इनका टेंट टूट जाता है और सभी लोग बहुत डर जाते हैं।
फिर एना और मार्गोट एक लकड़ी के दरवाजे के पास आते हैं। फिर जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक स्टोर रूम है। इन्हें वहाँ पर जेनी और लिएंटस भी मिलती है, जो पहले कंसंट्रेशन कैंप में एना की दोस्त बनी थी। फिर ये चारों मिलकर वहीं पर सो जाती है। फिर जब सुबह होती है तो हम देख पाते हैं कि उस कैंप में चारों तरफ कीचड़ और गंदगी फैली होती है। बीमारी और ठंड के कारण लोग मरे पड़े थे। फिर एना एक दीवार के पास आती है तो जेनी और लिएंटस उसे बताती है कि उस दीवार के पीछे जो लोग हैं उन्हें खाना मिलता है और इन्हें अच्छे से भी ट्रीट किया जाता है। ये सुनने के बाद एना उस दीवार के पास जाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे खाना खाना था, क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखी है। लेकिन जेनी उसे रोक देती है क्योंकि जो भी उस दीवार के पास जाता है उसे सोल्जर्स गोली मार देते हैं। फिर तभी एना को मिसेस वैन दिखती है और वो एना के गले लगती है और वो बहुत रोती है। फिर एना उन्हें मार्गोट के पास लेकर जाती है क्योंकि मार्गोट बहुत बीमार होती है। वहां जाकर मिसेस वैन इन्हें बताती है कि एना और मार्गोट की माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनने के बाद एना को अंदर ही अंदर पता होता है कि मिसेस वैन सच बोल रही है, लेकिन मार्गोट बीमार थी, इसलिए वो उसे बोलती है कि मार्गोट तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। एक रात मिसेस वैन उस दीवार के पास थी, तभी उन्हें दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये तो एना की बेस्ट फ्रेंड हना है, तो वो एना को बुलाती है। फिर एना वहाँ जाती है और वो उससे मिलती है। तब हना उससे पूछती है कि एना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो स्विट्जरलैंड में होना चाहिए था। तब एना उसे बताती है कि वो सब कुछ झूठ था, हम लोग तो डैड के ऑफिस के सीक्रेट एनेक्स में छुपे हुए थे। तब हना पूछती है कि तुम्हारी फैमिली कैसी है, तो एना उसे बताती है कि मेरी कोई फैमिली बची नहीं है, मेरी मॉम डैड को मारा जा चुका है, बस मार्गो जिंदा है और वो भी बहुत बीमार है। इन लोगों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। ये लोग इतने जालिम क्यों हैं और हमारा गुनाह भी क्या है? ये लोग हमें बिल्कुल भी खाना नहीं देते, हम लोग भूख से मर रहे हैं। तब हना उसे बोलती है कि 1 मिनट रुको, मेरे पास एक बचा हुआ ब्रेड है, मैं उसे लाती हूँ। फिर वो उस ब्रेड को एक कपड़े में बांधकर उस दीवार के पार फेंकती है, लेकिन तभी एक औरत उस ब्रेड को एना से छीनकर भाग जाती है। एना अब बहुत उदास होती है। तब हना उसे बोलती है कि मैं अब तुम्हें कल ब्रेड दे सकती हूँ क्योंकि हमें भी एक ही टाइम खाना मिलता है। फिर वो दूसरे दिन एना को ब्रेड दीवार के पार फेंक कर देती है और उसमें सॉक्स भी होते हैं। फिर एना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे बहुत दिनों के बाद खाना मिला है। फिर हना एना से बोलती है कि मैं अब तुमसे परसों मिलूंगी। फिर एना उस ब्रेड को मार्गोट के पास लेकर जाती है और उसे भी खिलाती है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि एना ने अपने सारे कपड़े उतारकर एक कंबल लपेट लिया है। तभी जेनी वहाँ आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं। तब एना बोलती है कि मैंने उन्हें फेंक दिया है क्योंकि वो इतने गंदे हो गए थे कि मुझे हर वक्त खुजली होती थी। तब एना उसे बताती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। मार्गोट बहुत बीमार है। तब वो बोलती है कि मेरी बहन लिएंटस भी बहुत बीमार है। इसके बाद रात को एना अपनी बहन का सर अपनी गोद में लेकर उसे बहुत समझाती है कि हम लोग इस वॉर को खत्म होने के बाद खुलकर जिएंगे, हम पेरिस, लंदन और पूरी दुनिया घूमेंगे। तब वो मार्गोट को पूछती है कि तुम्हें नर्स बनना है ना। दरअसल एना ये सब कुछ उसे इसलिए कह रही थी क्योंकि मार्गोट ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। फिर ये दोनों सो जाती है और जब सुबह होती है तो एना जाग जाती है, लेकिन मार्गोट नहीं उठती क्योंकि वो मर गई थी। फिर एना बहुत दुखी होती है और तभी एक औरत मार्गोट के सॉक्स ले लेती है और बाकी के लोग उनका सामान। यहाँ जिंदा लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी तो मरे हुए लोगों की क्या होगी। फिर एना ऊपर की तरफ बड़ी ही निराशा से देखती है, मानो वो भगवान से कुछ पूछ रही हो। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया है और वॉर रुक गई है। फिर हम ऑटो फ्रैंक को देख पाते हैं जो कि जिंदा थे और एना को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी। फिर ऑटो फ्रैंक अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। तब उनके दोस्त उनसे पूछते हैं कि एडिथ और बच्चे कहाँ हैं। तब वो बताते हैं कि एडिथ की मौत हो चुकी है और बच्चों को पोलैंड से जर्मनी भेजा गया था।
इससे आगे पता नहीं। मैं आशा करता हूँ कि मेरे बच्चे सही सलामत हो। इसके बाद वो मार्गोट और एना की पूछताछ करने के लिए जाते हैं। तब उन्हें वहाँ कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें जेनी मिलती है और वो उन्हें बताती है कि मार्गोट की मौत के कुछ दिनों के बाद एना की भी मौत हो गई थी। उसने पूरी होप छोड़ दी थी और वो बहुत कमज़ोर भी हो गई थी और उसे लग रहा था कि उसका पूरा परिवार मारा जा चुका है। ये सुनने के बाद ऑटो फ्रैंक बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वो ये बात अपने दोस्तों को बता देते हैं। तब उनकी दोस्त उन्हें एना की डायरी देती है, क्योंकि एना अब वापस नहीं आ सकती। फिर ऑटो फ्रैंक उस डायरी को पढ़ते हैं और वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि एना के थॉट्स कितने डीप थे और वो बहुत मैच्योर भी हो गई थी। एना राइटर बनना चाहती थी, इसलिए वो अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए उसकी डायरी को पब्लिश करवाते हैं। पहले उन्हें बहुत दिक्कतें आती है, पर बाद में एना की डायरी कई अलग अलग भाषाओं में पब्लिश हो चुकी है और सीक्रेट एनेक्स, जहाँ पर ये सब लोग छुपे हुए थे, वो भी एना फ्रैंक के नाम से बहुत फेमस हो गया है और आज के वक्त ये एक म्यूजियम है और दुनिया भर से बहुत सारे लोग उसे विजिट भी करते हैं। इस कहानी के बाकी के लोग भी, जैसे मिस्टर वैन, मिसेस वैन, पीटर और डेंटिस्ट मारे जा चुके थे। कोई बीमारी से मरा, कोई भूख से, तो किसी को गैस चेंबर में डालकर मारा गया। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हिटलर एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी शासक था। उसने 60 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ली और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और इसीलिए उसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। एना फ्रैंक की कहानी तो सिर्फ उन करोड़ों लोगों में से एक की कहानी है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।